जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं, उसके योग्यताओं के कौन कौन से बिंदु, हमने 4 मुख्य रूप से बिंदु पढ़े थे। हमने उसके निर्वाचक मंडल को पढ़ा कि कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, वोटिंग करेंगे। और इसके बाद में हमने उसके निर्वाचन में आर्टिकल 55 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ी कि उसके चुनाव में मत मूल्य, वैल्यू ऑफ द वोट, उसका जो यूज किया जाता है वो वैल्यू ऑफ द वोट क्या है और किस तरीके से वो निकाला जाता है, वो क्यों ऐसा प्रावधान किया गया, ये हमने कल चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव असल में होता कैसे है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 55 उसमें दी गई प्रोसेस पूरी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, और स्पष्ट रूप से लिखा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। ये बात उसमें लिखी गई है। लेकिन हम सीधे आर्टिकल 55 की केवल इतनी सी बात से राष्ट्रपति के चुनाव को, संपूर्ण चुनाव को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ेगी, वो हम इस क्लास में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने अब तक जो किया उसमें हमने निर्वाचन में मत मूल्य का बिंदु पढ़ा, और मत मूल्य का बिंदु आर्टिकल 55 में है। यह हमने पढ़ लिया था। लेकिन आगे एक चीज और समझिए कि हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति पे आए उससे पहले एक बात और समझिए कि एक बात और दी गई है, और वो दी गई है आर्टिकल 71 में। और आर्टिकल 71 का बिंदु नंबर 3 वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। 71 का क्लोज 3 वो कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की प्रोसेस, प्रक्रिया, वो बनाने का अधिकार, वो स्थापित करने का अधिकार वो संसद को है कि संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर राष्ट्रपति के चुनाव को नियमित कर सकती है, उसका नियमन कर सकती है, उसके बारे में कोई भी कानून बना सकती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का नियमन करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति का चुनाव, और उसका इस चुनाव को नियमित करने का अधिकार, उसके बारे में विधि बनाने का अधिकार वो है संसद को। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया, इस बात को अगर हम थोड़ा सा समझें तो आप समझेंगे कि देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की बात हम बता रहे हैं कि आर्टिकल 55 करता है। आर्टिकल 55 में कहा गया कि कैसे चुनाव होगा, लेकिन संविधान की तो अपनी सीमा है, उसमें सब बातें खुल के विस्तार से वो नहीं कही जा सकती। आर्टिकल 55 में तो 8-10 लाइनें हैं, उसमें बता दिया गया है कैसे मत मूल्य निकाले जाएंगे, कि कौन से तरीके से चुनाव होंगे। कह दिया गया है कि ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होंगे, लेकिन उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस, राष्ट्रपति का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बाध्यताएं हैं, किस तरीके से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, किन आधारों पर, किस किस तरीके से चुनाव के चरण क्या होंगे, उस चुनाव में वोटिंग किस प्रकार से की जाएगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसके अलावा उसके मतगणना कैसे होगी, मतगणना में अगर कोई किसी प्रकार का इश्यू उठा तो उसका निपटारा किस तरीके से कैसे क्या हो, वो सारी की सारी चीज़ें, वो पूरी की पूरी प्रोसेस वो बनाने के लिए एक बिंदु इसमें लिख दिया गया आर्टिकल 71 में कि वो सारी प्रोसेस बनाने की शक्ति वो कानून बना के संसद ऐसा कर सकती है। क्योंकि विधि निर्माण की शक्ति संसद में है, तो उसके चुनाव को नियमन करने की शक्ति संसद में निहित है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, पहले चुनाव हमारे यहाँ 1952 में हुए, ये आप जानते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव होने से पहले उस प्रोसेस को निश्चित करने का, प्रोसेस को निर्धारित करने की ज़रूरत थी। तो इस प्रोसेस को निश्चित किया वो संसद ने किया, और एक एक्ट बनाया, एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए आप, पूरे अधिनियम को हम नहीं पढ़ेंगे, केवल उसके 1-2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और वो जो एक्ट पारित किया, उस एक्ट का नाम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव भी 1952 में हुए थे। तो दोनों के ही चुनाव के बारे में एक ही एक्ट बनाया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। ये एक्ट बना था, जिस एक्ट में राष्ट्रपति के चुनाव की सारी प्रोसेस वो उसमें निर्धारित है। हालांकि वर्तमान में भी ये एक्ट लागू है,
लेकिन ठीक वैसा नहीं है जैसा 1952 में बना था। इस एक्ट में भी कई बार 3 बार संशोधन हो गए हैं। एक संशोधन 1974 में हुआ, दूसरी बार संशोधन 1977 में हुआ और तीसरी बार संशोधन 1997 में हुआ। हम इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप केवल मोटे तौर पे समझ लीजिए कि इसमें 3 बार कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंज की और ये एक्ट अभी भी है। और 2017 में जो चुनाव हुए राष्ट्रपति के, वो भी इसी एक्ट की प्रोसेस के तहत हुए थे। इस एक्ट की हम बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, वो 2 चीज़ें आप थोड़ी सी समझ लीजिए जो इस एक्ट में है, वो संविधान में नहीं है। वो एक तो ये है कि एक तो आपने अब तक सुना होगा बहुत बार कि जमानत राशि का नाम सुना होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि, तो संविधान में कहीं नहीं जिक्र है इसका कि राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि क्या होगी। और एक नाम आपने सुना होगा, नामांकन पत्र, वो कैसे भरा जाएगा और कैसे वो खारिज हो सकता है। उसमें आपने सुना है ना, 50 सदस्य प्रस्तावित करेंगे उसको, 50 सदस्य अनुमोदित करेंगे। तो संविधान में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। 1952 में जिस समय ये बना था, उस समय ये था कि 2 व्यक्ति इसको फर्स्ट करेंगे, प्रस्तावित करेंगे, और 2 व्यक्ति इसको सेकंड करेंगे, इसको अनुमोदित करेंगे। लेकिन फिर बाद में 1997 में ये संख्या 50-50 कर दी गई कि 50 इसको प्रस्तावित करेंगे, 50 इसको अनुमोदित करेंगे। तो पहले तो आप ये समझिए कि ऐसा किया क्यों गया, क्या वजह रही कि ये जो प्रावधान है वो किए गए। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हमने आर्टिकल 58 पढ़ा था कि उसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं दे रखी है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और केवल 4 ही योग्यताएं थी मोटे मोटे तौर पे। नागरिकता की, उम्र की, आयु की 35 वर्ष की आयु निर्धारित थी, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। ऐसी इन 4 योग्यताओं की पूर्ति पूरे करने वाले लोगों की संख्या पूरे देश में वो करोड़ों की संख्या में है। और यदि कोई व्यक्ति, उसकी इच्छा हो कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, तो अगर हम ये कहें कि इन 4 योग्यताओं को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और आप इस बात की कल्पना करें कि मान लीजिए, करोड़ों को छोड़िए आप, 1000 लोगों ने फॉर्म भरा राष्ट्रपति के चुनाव का, तो 1000 लोग व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग ले रहे हैं, जो लिस्ट बनेगी उम्मीदवारों की, 1000 लोगों की लिस्ट बनेगी, वो कितनी लंबी होगी। चुनाव में वोटिंग करने वाले लोग कितने कंफ्यूज होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति के चुनाव की गरिमा को कितनी क्षति होगी, कितनी गिर जाएगी, वो एक मजाक बन के राष्ट्रपति का चुनाव रह जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए, इसलिए ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी ऐसा व्यक्ति भाग लेने से हम उसको मोटे तौर पे रोक सकें जो केवल मजाक के लिए, जो गंभीर नहीं है, केवल मजाक के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव को एक मखौल बना रहा है। हम केवल ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से रोक सकें। मोटे तौर पे 2 बिंदु, 2 प्रावधान वो इस एक्ट में शामिल किए गए, इस एक्ट में इनका प्रावधान किया गया। पहला प्रावधान था जमानत राशि का। ये माना गया कि पैसे की अगर हम एक बाध्यता रख देंगे, जमानत राशि की हम बाध्यता रख देंगे, तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में उन पैसों के डर से भाग लेने से रुकेगा। और जमानत राशि वर्तमान में 15,000 रुपये किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए अपने नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि के रूप में सरकारी कोष में जमा करानी होती है। आरबीआई में वो राशि जमा होती है 15,000 रुपये की, और प्रत्येक कैंडिडेट को जमा करानी होगी। लेकिन जिस कैंडिडेट ने टोटल डाले गए वैध मतों का, टोटल जितने वोट पड़े, जितने मत मूल्य आए, जितने वोट हैं, उन वोट का यदि कम से कम 1/6 वोट प्राप्त कर लिया, तो उसको तो ये राशि मिल जाएगी वापस। लेकिन जिसको इतने वोट नहीं मिले हैं, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। आपने नाम सुना है ना, जमानत जब्त हो जाना। तो जमानत जब्त हो जाने का मतलब है कि वो जो राशि जमानत के तौर पे उसने जमा कराई है, वो उसे वापस नहीं मिलेगी। और इसकी जो न्यूनतम सीमा वो 1/6% वोट है। जो टोटल वोट डाले गए उसके 1/6% वोट। तो ये 15,000 रुपये की राशि इस तरीके से तय की गई। लेकिन वर्तमान दौर की अगर हम बात करें और राष्ट्रपति के चुनाव की जो एक आभा मंडल की बात करें, तो 15,000 रुपये की राशि कोई मायने नहीं रखती कि कोई व्यक्ति की ये राशि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से रोक सके।
क्योंकि बहुत बड़ी रकम नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये राशि जमा करा के राष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ ही सकता है। आज के इस दौर में जब पंचायतों के चुनाव में एक सरपंच बनने के लिए कोई व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि खर्च कर देता है, उस दौर में राष्ट्रपति जो पूरे देश का एक ही होता है, उसका चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति 15,000 रुपये क्यों नहीं जमा करा देगा। तो ये तो बहुत बड़ी रोक नहीं है। लेकिन एक दूसरा बिंदु और है, वो है नामांकन पत्र। सॉरी, यहाँ पे नामांकन राशि नहीं है, नामांकन पत्र है। और इस बिंदु में ये कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार जो नामांकन पत्र दाखिल कराता है, नामांकन पत्र जमा कराता है निर्वाचन अधिकारी के समक्ष, ये निर्वाचन अधिकारी कौन होगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये जो नामांकन पत्र जमा कराएगा वो कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा तो होना चाहिए प्रस्तावित, और अन्य 50 सदस्यों के द्वारा होना चाहिए अनुमोदित। यहां ध्यान रखें, अन्य शब्द को विशेष तौर पे ध्यान रखें। मतलब ये कि जो दूसरे वाले 50 हैं ये उन पहले वाले 50 से अलग होने चाहिए। तो 50 सदस्य उसे प्रस्तावित करेंगे और दूसरे 50, उन 50 के अलावा अन्य 50 सदस्य उसे अनुमोदित करेंगे। और ये जो 100 लोग हैं, ये 100 लोग कौन होंगे, तो ये ध्यान रखें, ये आप और मैं आम जनता में से नहीं होंगे, बल्कि ये 100 लोग होंगे। हमने बात की थी 4,896 टोटल वोटर्स जो राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं, ये 100 लोग उनमें से होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, वोटर्स के रूप में भाग लेते हैं। उन सदस्यों में से कोई भी 100 सदस्य, उनकी सिफारिश पर, उनकी रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी उम्मीदवार के लिए। तो ये एक बहुत मोटे तौर पे एक बाधा आ गई किसी भी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से रोक देती है। ये बाधा, ये बिंदु रोक देता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है, केवल मजाक के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि 100 विधायकों या सांसदों की रिकमेंडेशन प्राप्त करना, उनकी सिफारिश खुद के लिए प्राप्त करना राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ये कोई आसान मामला नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो और यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से इसमें 100 सदस्यों की सिफारिश ले लेता है तो ये माना जाता है कि वो कैंडिडेट ठीक है, उसको इजाज़त है। कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर क्वेश्चन मार्क लगाया। जब ये प्रावधान इस एक्ट में किया गया तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया और ये कहा कि चूंकि भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, देश की पूरी जनता को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये डेमोक्रेसी में ये अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। और यदि आप किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए अगर ये ऐसे प्रावधान उसमें शामिल कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। आप उसकी स्वतंत्रता को कम कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगा रहे हैं। लेकिन जब हम इस पूरे एक्ट की बात करें, उस चुनाव की हम पूरी तार्किक तरीके से विचार करें, तो एक बिंदु ये भी निकल के आता है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति उम्मीदवार को लगभग इन 5,000 लोगों में से यदि वो 100 लोगों की रिकमेंडेशन प्राप्त नहीं कर सकता, 100 लोगों की सिफारिश प्राप्त नहीं कर सकता, उनका समर्थन प्राप्त नहीं कर सकता, तो क्या वजह बनती है कि उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए? क्यों लड़ना चाहिए? और यदि उसे इसमें भाग लेने से रोका जाता है तो ये वाजिब कारण है, ये ठीक है। तो इस तरीके से प्रावधान 2 मोटे तौर पे हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार होने से रोकने के लिए जो गंभीर नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव की गरिमा को बरकरार रखने के लिए। अच्छा, एक प्रावधान इसमें और है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसका कौन होगा राष्ट्रपति के चुनाव का? तो देखिए, आप जानते हैं संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों ही सदनों में लोकसभा में लोकसभा का महासचिव होता है और राज्यसभा में राज्यसभा का महासचिव होता है। ये चुनाव कराता है चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग, ये आप जानते हैं। तो वो क्रम इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति, किसी भी एक को चुनाव आयोग क्या करता है, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर देता है। सामान्य तौर पे परंपरा यह है कि एक बार राज्यसभा का महासचिव हो जाएगा, अगले चुनाव में लोकसभा का महासचिव हो जाएगा, उसके अगले चुनाव में फिर राज्यसभा का महासचिव हो जाएगा। तो निर्वाचन अधिकारी के रूप में लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को
वो इसमें नियुक्त किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, वो निर्वाचन अधिकारी होता है इसका। तो ये तो शुरुआती बात है। हम निर्वाचन को आगे पढ़ें उससे पहले यहाँ तक थोड़ा सा आप लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप निर्वाचन का बिंदु है, निर्वाचन लिखें, लिखें उसमें आगे अनुच्छेद 71(3) लिखे बिंदु बनाकर, अनुच्छेद 71(3), 3 ऐसे कोष्टक में लिखना है। अनुच्छेद 71(3) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव का नियमन संसद विधि बनाकर कर सकती है, संसद विधि बनाकर कर सकती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण करने की शक्ति संसद में निहित है, संसद में निहित है। चलिए आगे लिखें, अगली पंक्ति में लिखें, अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, ये लिख लीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया तथा इस अधिनियम में राष्ट्रपति के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया का, राष्ट्रपति के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया का निर्धारण किया। चलिए इस प्रक्रिया में कौन कौन से बिंदु, 2-3 बिंदु हम लिख लेते हैं। लिखिए पहले जमानत राशि, राष्ट्रपति के चुनाव की मैं पहले एक लिख लिया, आगे जमानत राशि लिखें, डेस्क करके सीधे 15,000 रुपये लिख लीजिए, ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे 15,000 रुपये लिखें। और आगे लिख लीजिए सरकारी कोष में जमा होता है, आरबीआई में जमा होता है, वो लिख लीजिए आप। चलिए आगे अगले बिंदु में लिखें नामांकन पत्र, लिखें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित, कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा अन्य 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, तथा अन्य 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। और ये 100 सदस्य होंगे कौन, इनमें से होंगे, इसकी हमने चर्चा की। अगले बिंदु में लिख लीजिए निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, और लिखें राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का महासचिव अथवा राज्यसभा का महासचिव, लोकसभा का महासचिव अथवा राज्यसभा का महासचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। अच्छा, चुनाव होगा कहाँ पे, वोटिंग होगी कहाँ पे, तो ये ध्यान रखें वोटिंग का स्थान क्या होगा, निर्वाचन स्थल, ये भी लिख लीजिए आप, सामान्य सी बात है हालांकि, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो वोटिंग कहाँ पे होगी, तो सांसद जितने हैं वो वोटिंग करेंगे संसद में, राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में, लोकसभा के सदस्य लोकसभा में। और जितने राज्यों की अलग अलग विधानसभाएं हैं, क्योंकि वो लोग भी वोटिंग करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी, तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा भी निर्वाचन स्थल होती है, और विधायक वोटिंग करेंगे अपने अपने राज्य की विधानसभा में। ये बात अलग है कि कोई भी सदस्य, चाहे वो सांसद है चाहे वो विधायक है,
वो 10 दिन की पूर्व सूचना, चुनाव आयोग को 10 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर अनुमति लेकर अपने निर्वाचन स्थल में बदलाव कर सकता है। मान लीजिए कोई त्रिपुरा का सांसद है और वो चाहता है कि भाई मैं दिल्ली जाऊं, इसकी बजाय मैं अगरतला की विधानसभा में, जो त्रिपुरा की विधानसभा में जो वोटिंग होगी, मैं यहीं पे अपना वोट दे दूंगा, मैं दिल्ली जा पाने में असमर्थ हूँ। तो पहले चुनाव आयोग से 10 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर अनुमति लेगा और उसको यदि इजाज़त मिल जाती है तो अपना वोट वो अगरतला की उस विधानसभा में, त्रिपुरा की उस विधानसभा में डाल सकता है। तो ये निर्वाचन स्थल है। तो निर्वाचन स्थल में लिख लीजिए संसद तथा राज्यों की विधानसभाएं, वो वहाँ होती है। ठीक है, चलिए हम अब इसके निर्वाचन के मुख्य बिंदु की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु पर आते हैं, उसका चुनाव होगा कैसे। और निर्वाचन दिया हुआ है आर्टिकल 55 में और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट, निर्वाचन अधिनियम 1952 में। तो इसमें कौन सी प्रोसेस से चुनाव होगा, मतमूल्य हमने समझ लिया था। चुनाव किस प्रोसेस से होगा, वो सीधे तौर पे इसमें चुनाव की प्रोसेस की एक लाइन आर्टिकल 55 में लिखी है और वो लिखी है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। ये प्रणाली लिखी गई और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए 2-3 नाम और भी हैं। इसे एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी कहा जा सकता है। आपकी एग्जाम में ये नाम भी आ सकता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, ये भी नाम आ सकता है। या फिर एक नाम और भी पूछा जा सकता है, वो ध्यान रखें, इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रणाली को जो विकसित किया, वो विकसित करने वाले विचारक थे थॉमस हेयर। और थॉमस हेयर ने चूंकि इसे विकसित किया तो उन्हीं के नाम से इसे हेयर प्रणाली, हेयर सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में इसका नाम जरूर ध्यान रखें आप, और इंग्लिश में इसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस इंग्लिश के शब्द से आप इस पूरी प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आपके सामने संकट यह है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन असल में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है, ये कहते किसे हैं। तो देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब वोट तो कितने हैं, सिंगल है, एक ही है, वोट तो एक ही होगा, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार है। लेकिन वो वोट कैसा होगा, वो वोट ट्रांसफरेबल होगा। सीधे तौर पे समझिए, इस प्रणाली का मतलब यह है कि सिंगल वोट विच इज ट्रांसफरेबल, सिंगल वोट होगा लेकिन वो ट्रांसफरेबल होगा, हस्तांतरणीय होगा। यदि किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को वोट दिया है, ए को वोट दिया है, तो वो संभव है कि वो वोट ए को यदि दौड़ से बाहर हो जाता है तो वो बी को ट्रांसफ़र हो जाए या सी को ट्रांसफ़र हो जाए। कैसे ट्रांसफ़र होगा उसकी बात हम करेंगे। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। देखिए वोटिंग कैसे होती है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप, इससे आप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को समझ पाएंगे। हम जिन चुनाव में भाग लेते हैं उन चुनाव में क्या होता है, एक मतपत्र होता है, और चूंकि आजकल वोटिंग मशीन आ गई तो मशीन मान लीजिए ऐसे, और यहाँ उम्मीदवार के नाम होते हैं और सामने हमें उसे वोट देना होता है। तो किस तरीके से वोटिंग की जाती है, मान लीजिए कैंडिडेट के नाम ए, बी, सी और डी, 4 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी और डी। अब मान लीजिए हमें अगर वोट देना है तो क्या करेंगे हम, कि हमें बी को वोट देना है तो हमने बी के आगे का बटन दबा देंगे, ये बी को वोट पड़ गया, बात खत्म, वोट गिर गया, इतना सा काम है। या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डी को वोट देना है तो डी के आगे वोट बटन दबा देंगे, डी को वोट पड़ गया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, वो प्रोसेस थोड़ी सी अलग है।
इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देता है और वोट में वो बी को वोट देना चाह रहा है, तो बी के आगे का बटन नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें लिखना होता है, वरीयता दी जाती है एकल संक्रमण प्रणाली में। तो इस बी के आगे वो क्या लिखेगा, 1 लिखेगा। ये उसकी 1 नंबर की चॉइस है। अगर किसी व्यक्ति की 1 नंबर की चॉइस डी है तो वो डी के आगे 1 नंबर लिखेगा। किसी की ए है 1 नंबर की चॉइस है तो ए के आगे 1 नंबर लिखेगा। जो भी उसकी चॉइस है उसके आगे 1 नंबर की चॉइस के आगे 1 नंबर लिखना पड़ेगा। ये सबसे पसंद है उसे, ये सबसे अच्छा लगता है उसे, इसे उसको वोट देना है, उसके आगे 1 नंबर लिखा। लेकिन यहाँ वोट पड़ा नहीं है, अभी प्रोसेस बाकी है। आगे वो करेगा क्या कि बाकी के जो शेष कैंडिडेट जितने भी हैं, यहाँ मैंने 4 लिखे, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ अब उसे छांटना पड़ेगा जो बाकी के कैंडिडेट हैं उसमें उसे सबसे पसंद कौन है। 1 तो हो गया, अब बी के अलावा बाकी में यदि ये ना हो तो कौन, तो दूसरे नंबर की पसंद को उसे छांटना पड़ेगा। मान लीजिए उसे दूसरे नंबर की पसंद सी है उसकी, तो उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरी पसंद जहाँ भी उसके आगे 2 नंबर, तो पसंद के आधार पर वरीयताएं देनी पड़ती है। दूसरी पसंद सी है तो 2 नंबर की वरीयता उसको दे दी। समझ पा रहे हैं आप। लेकिन यहाँ भी काम खत्म नहीं हुआ है। अब उसे 3 नंबर की पसंद, मान लीजिए 3 नंबर पे ए पसंद है, 3 नंबर लिखना पड़ेगा। और फिर बचा उसके आगे लास्ट का अंक लिखना पड़ेगा। पसंद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। मान लीजिए 10 कैंडिडेट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रम से नहीं, पसंद से। वो 1 नंबर कहीं भी आ सकता है, 2 नंबर कहीं भी आ सकता है। इस तरीके से उसे नंबरिंग देनी पड़ेगी, वरीयता देनी पड़ेगी। किस बेस पे, पसंद के बेस पे, चॉइस के बेस पे। ये उसकी चॉइस है। अब ये तो मेरी चॉइस है, प्रत्येक व्यक्ति की चॉइस, जो वोटर्स हैं 4896, उनकी चॉइस अलग हो सकती है, वो कैसे भी दे सकते हैं। तो ये चॉइस का मतलब क्या है, किस तरीके से कैसे क्या है, उन चीज़ों को थोड़ा सा और आगे समझिए क्या होता है। ये तो हुई वोटिंग, इस तरीके से मतदान होगा। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है इसकी काउंटिंग। इसकी काउंटिंग कैसे होगी राष्ट्रपति के चुनाव की, वो थोड़ी सी और समझ लीजिए आप। देखिए, काउंटिंग करने से पहले क्या होगा कि पहले तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी वोट पड़े, उन टोटल वोट है उनमें से अवैध मतों को तो छांटा जाता है। अवैध मत का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसने सब में 1 1 लिख दिया कि मुझे तो सभी पसंद है, या बिल्कुल खाली छोड़ दिया, या फिर मान लीजिए 1 नंबर 2 जगह लिख दिया, या फिर 1 नंबर ऐसा लिख दिया या 2 नंबर ऐसा लिख दिया जो बीच में है, किसी में पता नहीं चल रहा है कि 1 नंबर इसमें है कि इसमें है। वो सारे वोट कट हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। बाकी जो वैलिड वोट जितने भी बचे, उन वैलिड वोट का एक न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। न्यूनतम कोटा का मतलब, मिनिमम कोटा का मतलब आप समझिए कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसा रेंज कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए, जीतने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि उस रेंज के वो ऊपर जाए। न्यूनतम कोटा तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। और कोई व्यक्ति तब तक जीत नहीं सकता राष्ट्रपति का चुनाव जब तक कि उसने उस न्यूनतम कोटा को प्राप्त नहीं किया। एक रेंज बनाई जाती है वहाँ तक। तो न्यूनतम कोटा कैसे निकलता है, पहले तो ये समझ लीजिए। आर्टिकल 55 में न्यूनतम कोटा का सूत्र दिया हुआ है, और न्यूनतम कोटा निकलता है टोटल वोट, कुल वैध मत, जितने भी वैलिड वोट बचे डाले गए, वो वैलिड वोट। अब उसमें 1 + 1 2 का भाग दिया जाता है, और +1 उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। ये उसका न्यूनतम कोटा का सूत्र है कि टोटल वोट और टोटल जो डाले गए वोट, वैलिड वोट है, उसमें 2 का भाग दिया जाएगा। 1 + 1 इसलिए लिखा है कि ये संख्या तो एकल संक्रमण मत प्रणाली में न्यूनतम कोटा तो निकलता ही, ये एक तो होता ही है। ये एक संख्या इस बात को निर्धारित करती है कि कितने कैंडिडेट का चुनाव करना है, कितने निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ द पोस्ट क्या है। हमें राष्ट्रपति एक ही तो बनाना है, तो यहाँ 1 वो संख्या है। इसका मतलब एकल संक्रमण मत प्रणाली में 1 से ज़्यादा व्यक्ति भी चुने जा सकते हैं। 2 व्यक्ति चुने जाने हैं तो न्यूनतम कोटा 2 + 1 हो जाएगा। 3 व्यक्ति चुने जाने तो 3 + 1 हो जाएगा। हमें राष्ट्रपति बनाना ही एक ही है, चुनना ही एक है, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूनतम कोटा वो निकाला जाता है। चलिए अब काउंटिंग पे आइए आप। काउंटिंग में हम एक उदाहरण से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को, पूरे के पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं।
वहाँ से आपकी ये चीज़ें थोड़ी सी आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैं इसको एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ, बाद में लिखा दूंगा। मान लीजिए काउंटिंग हो रही है, पहले चरण की काउंटिंग सबसे पहले हो जाएगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा मान लेता हूं कि मान लीजिए टोटल वोट कितने हैं, 100 है। और मानने के लिए 100 की संख्या ठीक है, क्योंकि गणित में ऐसा ही तो माना जाता है। माना कि अंकित मूल्य 100 रुपये, तो मानने के लिए 100 की संख्या ठीक है। इससे आप थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। टोटल वोट मान लीजिए 100 है, और टोटल वोट 100 होंगे तो न्यूनतम कोटा कितना होगा, 100/1 + 1 मतलब 2, और +1 मतलब 51। किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, 51 चाहिए 100 में, अगर 100 वोट हैं तो टोटल। मान लीजिए पहले चरण की वोटिंग होती है, पहले चरण के मतदान में, पहले चरण की काउंटिंग में ए को टोटल वोट मिलते हैं 40, बी को टोटल वोट मिलते हैं 30, सी को टोटल वोट मिलते हैं 20, और डी को टोटल वोट मिलते हैं 10। मान लीजिए 100 वोट है, और इस तरीके से इनको ये वोट मिले। कौन जीता? अगर हम चाहते तो जिताना होता, तो आप जानते कोई नहीं जीता। क्यों? क्योंकि किसी को भी न्यूनतम कोटा नहीं मिला। मैंने अभी बात की थी कि कोई व्यक्ति तब तक जीत नहीं सकता जब तक कि उसे न्यूनतम कोटा नहीं मिलता हो। कोई भी नहीं जीता। तो यहाँ पे हम चाहते तो किसी को भी 51 से ज़्यादा दे के जिता सकते थे, लेकिन आप थोड़ी सी इसकी प्रोसेस को समझना। आप अगर पहले चरण में की काउंटिंग में कोई भी जीत नहीं सकता, कोई भी नहीं जीतता है, किसी को भी न्यूनतम कोटा नहीं मिलता है, तो क्या किया जाता है कि दूसरे चरण की मतगणना शुरू की जाती है। और दूसरे चरण की मतगणना शुरू करने से पहले क्या किया जाएगा कि उस व्यक्ति को उस काउंटिंग से, उस दौड़ से, चुनाव की दौड़ से बाहर कर देते हैं, पराजित घोषित कर देते हैं, जिसे पहले चरण की मतगणना में सबसे कम वोट मिले। अब सबसे कम वोट किसे मिले वो आप जानते हैं, इसे मिले, तो डी हो गया दौड़ से बाहर। तो आगे क्या होगा अब देखना, ट्रांसफरेबल कैसे है। मैंने कहा ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और वो ट्रांसफरेबल कैसे है, किस तरीके से वोट ट्रांसफर होते हैं वो देखना आप, हस्तांतरित किस तरीके से होते हैं। तो ये 10 वोट हैं, वो बाकी 3 में ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी जितने शेष, यहाँ तो 3 है, अगर ज़्यादा होते तो उनमें ट्रांसफर हो जाते। किस आधार पे? बराबरी के आधार पे? ऐसा नहीं होगा, वो इस बेस पे। अच्छा, पहले तो आप ये मुझे बताएं कि इन 10 वोट में 1 नंबर किसके आगे लिखा हुआ था? 1 नंबर, क्योंकि पहले चरण में जो काउंटिंग होगी वो पहली पसंद के आधार पे होगी। इसका मतलब ये है कि 40 वोट ऐसे हैं जिनमें 1 नंबर किसके आगे लिखा हुआ है? ए के आगे, इसलिए 40 वोट ए को मिले। ये 30 वोट ऐसे हैं जिसमें 1 नंबर बी के आगे लिखा है, इसलिए 30 वोट बी को मिले। पहले चरण में पहली पसंद के आधार पे, जैसे मान लीजिए इस वोट की बात करूं मैं, पर्टिकुलर इस 1 वोट की जो मैंने दिया था वो बी को जाएगा पहले चरण में। क्यों? क्योंकि 1 नंबर मैंने बी को लिखा है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा था। चलिए, इसका मतलब ये 20 वोट हैं वो ऐसे हैं जिन 20 वोटों में 1 नंबर सी के आगे लिखा था, और ये 10 वोट ऐसे हैं जिसमें 1 नंबर किसके आगे लिखा था? डी के आगे, इसलिए वो डी के वोट थे। लेकिन डी हो गया अब दौड़ से बाहर। क्यों हो गया? क्योंकि उसको सबसे कम वोट मिले और किसी को भी न्यूनतम कोटा नहीं मिला था, तो अब इसके वोट ट्रांसफर होंगे। तो ये इस डी के जो 10 वोट है वो ट्रांसफर कैसे होंगे ABC में, देखना। इसका मतलब यह है कि ये वोट ट्रांसफर होने हैं, और ट्रांसफर कितने लोगों को होने हैं? या तो वो ए को जाएंगे, या वो बी को जाएंगे, या फिर वो सी को जाएंगे। कितने वोट ए को जाएंगे, कितने वोट बी को जाएंगे और कितने वोट सी को जाएंगे, इसका तय, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो मान लीजिए 10 वोट है, पहला वोट खोला तो 1 नंबर तो डी के आगे लिखा हुआ ही था, इसीलिए तो वो डी का वोट था। अब उसमें देखेंगे 2 नंबर किसके आगे लिखा हुआ है? सेकंड चॉइस, जो भी चॉइस उपलब्ध है, अवेलेबल चॉइस, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल चॉइस है उस बेस पे, और नेक्स्ट अवेलेबल चॉइस कौन सी है? सेकंड चॉइस। ये पहली चॉइस के आधार पे किया था, तो अवेलेबल चॉइस सेकंड है। तो सेकंड चॉइस इस वोट में मान लीजिए बी को गई, तो वो वोट बी को चला गया। दूसरा वोट खोला, उसमें सेकंड चॉइस सी किया, तो वोट सी को चला गया।
तीसरा खोला। इस तरीके से 10 वोट खोलेंगे, जितने भी वोट इसको मिले हैं वो सारे वोट खोलेंगे और उसमें सेकंड चॉइस किसकी लिखी हुई है, 2 नंबर किसके आगे लिखा हो, वोट उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे कहते हैं ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो वोट था तो एक ही, पहले डी के पास आया, चूंकि डी बाहर हो गया तो वो वोट चला गया किसके पास, वो वोट चला गया बाकी के कैंडिडेट्स में स्थानांतरित हुआ है, हस्तांतरित हुआ है, संक्रमणीय हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो एक बार मान लीजिए कि ए को यहां पे सेकंड चॉइस, इन 10 वोटों में से ए की सेकंड चॉइस 1 वोट थी। मान लीजिए 1 वोट ऐसा है जिसमें सेकंड चॉइस ए है, मान लीजिए 7 वोट ऐसे हैं जिसमें सेकंड चॉइस बी है, और मान लीजिए 2 वोट ऐसे हैं जिसमें सेकंड चॉइस सी है। मान लीजिए ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे। यहां 1 वोट सेकंड चॉइस में मिला है, देखिए तो यहां पे 1 वोट सेकंड चॉइस में, सेकंड राउंड में ए को मिला, 7 वोट बी को मिले, 2 वोट सी को मिले। अच्छा, ये 10 के 10 वोट कौन से वाले हैं, डी वाले ही हैं, बाकी में ट्रांसफर हो गए। तो इसका मतलब है कि सेकंड राउंड में टोटल इसको मिले 41, इसको मिले 37, इसको मिले 22। कौन जीता, कोई नहीं जीता, क्योंकि 51 का आंकड़ा तो अभी भी किसी को नहीं प्राप्त है, किसी को नहीं मिला है। तो अब क्या होगा, तो वही बात आगे फिर थर्ड राउंड शुरू हो जाएगा। हालांकि भारत के राष्ट्रपति के, अब तक राष्ट्रपति के जितने चुनाव हुए, ऐसा मौका केवल एक बार आया है कि सेकेंड राउंड की जरूरत पड़ी। 1969 के चुनाव में जब वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था, केवल एक मौका ऐसा पड़ा, तीसरा राउंड तो कभी आया ही नहीं है। बाकी जितने भी चुनाव हुए उसमें पहले राउंड में ही नतीजा निकल गया, सारे के सारा मामला सुलझ गया। थर्ड राउंड में क्या होगा, अब थर्ड राउंड में फिर वही प्रोसेस, वह व्यक्ति दौड़ से बाहर जिसको पिछली चरण में सबसे कम वोट मिले। तो सबसे कम वोट किसको मिले, अब सी को मिले, और सी हो जाएगा दौड़ से बाहर। जैसे डी हुआ था वैसे सी हो जाएगा। पिछली बार इसका नंबर था, ये बड़ा खुश हुआ, अब की बार इसका नंबर आ गया, तो सी दौड़ से बाहर। अब इसके जो ये 22 वोट हैं वो ट्रांसफर फिर वैसे ही होंगे। अब ये कैसे होंगे, इसको थोड़ा सा एक टिपिकल बिंदु है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए। सी के टोटल वोट कितने हैं, सी के टोटल वोट हैं 22। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वोट है उसके 20 और दूसरे हैं इसके वोट 2। ये जो 20 वोट हैं ये तो उसके कौन से चरण के थे, पहले चरण के, और इन 20 वोटों में 1 नंबर की चॉइस सी के आगे लिखी हुई है, ये आप जानते हैं। और दूसरे चरण के वोट हैं वो है 2, जो दूसरे चरण के सेकंड चॉइस के हैं, और ये 2 वोट कहां से आए थे, डी वाले से आए थे, यहां से आए थे। इसका मतलब इन 2 वोटों में 1 नंबर की चॉइस तो लिखी हुई है डी की, 1 नंबर तो आगे लिखा हुआ है डी के, और 2 नंबर लिखा हुआ सी के। सेकंड चॉइस थी इसलिए सी के पास आए, तो ये इसकी कौन सी चॉइस के वोट हैं, सेकंड चॉइस के वोट। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर कीजिए इनको, अब ये ट्रांसफर होते हैं। फर्स्ट चॉइस के वोट ट्रांसफर होंगे। अब फर्स्ट चॉइस के वोट ट्रांसफर होंगे तो किस किस को ट्रांसफर हो सकते हैं, अब आपको लगेगा केवल ए और बी को होंगे, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट चॉइस के हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हो सकते हैं, वो ए को भी हो सकते हैं, बी को भी हो सकते हैं और डी को भी हो सकते हैं। समझना आप, क्योंकि डी वोट डाले पहले गए थे, डी दौड़ से तो काउंटिंग के समय बाहर हुआ, जिस समय वोटिंग हुई उस समय तो डी था ही। हो सकता है कुछ लोगों ने सी एक नंबर सी के आगे लिखा, कुछ 2 नंबर डी के आगे लिखा हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि वो बाहर हो गया एक अलग बात है। तो मान लीजिए कि इन 20 वोटों में से अब हम क्या करेंगे, सेकंड चॉइस देखेंगे। यहाँ पे, यहाँ थर्ड चॉइस पे मत आ जाना, क्योंकि अवेलेबल चॉइस सेकंड है। पहले चरण के 20 वोट हैं, पहले चॉइस के 20 वोट हैं, सेकंड चॉइस देखी जाएगी, अवेलेबल चॉइस देखी जाती है, नेक्स्ट अवेलेबल चॉइस, और अवेलेबल चॉइस सेकंड चॉइस है। तो मान लीजिए इन 20 वोटों में से और 2 वोट मिलते हैं ए को, 2 वोट ऐसे हैं जिसमें 2 नंबर ए के आगे लिखा है, 13 वोट ऐसे हैं जिनमें 2 नंबर बी के आगे लिखा है, और मान लीजिए 5 बचे, 5 वोट ऐसे हैं जिनमें 2 नंबर डी के आगे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान
थोड़ा सा कंसंट्रेशन बरकरार रखें अपना। ये पहली चॉइस के 20 वोट थे सी के, इनको सेकंड चॉइस के बेस पे आगे ट्रांसफ़र करेंगे हम, क्योंकि अवेलेबल चॉइस सेकंड है। तो उन 20 वोटों में से पहला वोट खोला, 1 नंबर तो सी के आगे लिखा हुआ था, लेकिन सी चूंकि दौड़ से बाहर हो गया, 2 नंबर इसमें ए के लिखा हुआ तो ए के खाने में चला जाएगा। फिर दूसरा उठाया, इसमें 2 नंबर बी के आगे लिखा हुआ तो बी के खाने में चला जाएगा। फिर तीसरा उठाया, इसमें 2 नंबर डी के आगे लिखा होता है, डी के खाने में चला जाएगा। लेकिन डी तो दौड़ से बाहर ही हो गया था, डी तो पहले ही चरण में दौड़ से बाहर हो गया था, तो क्या करें अब? तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आपके, ठीक है। अब डी चूंकि दौड़ से बाहर हो गया तो उसको जो 5 वोट मिले थे 2 नंबर की पसंद के, अब ये 5 वोट ऐसे हैं जिसमें पहले चॉइस वाला भी दौड़ से बाहर है सी, और दूसरी चॉइस वाला भी दौड़ से बाहर है डी। तो इनकी हम क्या करेंगे, थर्ड चॉइस देखेंगे। अब हम इनकी थर्ड चॉइस देखेंगे, और थर्ड चॉइस किस किस की हो सकती है, या तो ए की हो सकती है या बी की हो सकती है। मतलब 3 नंबर किसके आगे लिखा हुआ है, और 3 नंबर या तो ए के आगे लिखा हो सकता है या बी के आगे लिखा हो सकता है। मान लीजिए इसमें एक वोट ऐसा है जिसमें 3 नंबर ए के आगे लिखा हुआ, और 4 वोट ऐसे हैं जिसमें 3 नंबर बी के आगे लिखा हुआ है। तो थर्ड चॉइस के बेस पे आगे चला गया मामला। अब ये 2 वोट, इन 2 वोटों पे आइए, अंतिम मामला थोड़ा सा बचा है, पेशेंस रखें थोड़ा सा। मान लीजिए 2 वोट ऐसे हैं, जो 2 वोट कौन से वाले याद है आपको, ये 2 वोट हैं डी वाले। फर्स्ट चॉइस में डी के थे, सेकंड चॉइस में किसके पास आ गए, ये सी के पास आ गए, क्योंकि डी दौड़ से बाहर हो गया था। अब चूंकि सी भी बाहर हो गया तो ये भी आगे ट्रांसफर होने हैं, तो इनकी सेकंड चॉइस तो आ ही चुकी थी यहाँ पे, फर्स्ट चॉइस यहाँ आ चुकी थी, सेकंड चॉइस यहाँ आ चुकी थी। तो इनकी आगे क्या देखेंगे हम, थर्ड चॉइस देखेंगे। और थर्ड चॉइस में या तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। मान लीजिए 1 वोट में थर्ड चॉइस ए की है, 1 वोट में बी की है। तो देखें आगे, ए को कितने वोट मिले इसमें, 2, 3 और 4 प्लस 4, और बी को 13 और 4 17 और 1 18, ये 18। ए के टोटल वोट हुए 45, बी के टोटल वोट हुए 55। कौन जीता, ये बी जीत गया, आराम से जीत गया, क्योंकि उसने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया है। मेरे ख्याल से इसको आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को वापस पीछे करिए, वापस से सुनिए, और पूरे क्रमिक रूप से इसको समझेंगे अच्छे से, तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। अगर इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए पॉज करके, बाकी मैं लिखा ही रहा हूँ आगे। अच्छा, एक प्रश्न आपका ये हो सकता है कि मान लीजिए इसको 55 मिले थे, इसको 45 मिले थे, इसको 55 मिले थे। अगर दोनों को 50-50 मिलते तो क्या होता? तो असल में ऐसी संभावना है नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में कि किन्हीं 2 कैंडिडेट्स को बराबर मिल जाए, क्योंकि व्यक्ति नहीं गिना देते, व्यक्ति के वोट की कीमत अलग अलग है। तो वो चाहे कैसे भी आए, वो एक जैसी आने की संभावना न के बराबर होती है। लेकिन फिर भी यदि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 लोगों के वोट मिल गए बराबर, तो अंतिम फैसला किसके वोट से होगा? तो अंतिम फैसला किसी के वोट से नहीं होगा, वो आप ध्यान रखें। अच्छा, एक बात इससे पहले ये बताएं कि 2 लोगों को यदि न्यूनतम कोटा मिल गया तो क्या होगा? यदि 2 लोगों को न्यूनतम कोटा मिल गया तो किसके वोट से फैसला होगा? तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 लोगों को न्यूनतम कोटा मिल ही नहीं सकता। न्यूनतम कोटा एक ऐसी संख्या होती है जो केवल एक ही व्यक्ति को मिल सकती है राष्ट्रपति के चुनाव में। 100 वोट टोटल हैं तो 51 वोट केवल एक ही को तो मिलेंगे, 2 लोगों को 51 मिल ही नहीं सकते कभी। तो एक तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखें आप, अगर आप में से किसी के दिमाग में प्रश्न आ रहा है तो। दूसरी बात, बराबर यदि आ जाए तो चुनाव ही दोबारा होंगे, क्योंकि स्पष्ट बात है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा नहीं मिलता, कोई व्यक्ति तब तक जीतेगा ही नहीं जब तक उसे न्यूनतम कोटा नहीं मिलता। और चूंकि न्यूनतम कोटा 51 है, अगर 51 नहीं मिले किसी को, चुनाव दोबारा होंगे। ठीक है, लिखें आप, कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिए इसको। लिखें निर्वाचन अनुच्छेद 55, लिखें आगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल
संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑब्लिक लगाइए, ऑब्लिक लगाइए, लिखे एकल, ऑब्लिक के आगे लिखे एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, हस्तांतरणीय को भी लिख लीजिए, याद रह जाएगा आपके। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली एक ही बात है। फिर ऑब्लिक लगाइए उसके आगे, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के आगे, फिर आगे लिखे हेयर प्रणाली। हेयर प्रणाली को भी ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न आता है राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली से होता है, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं वो होता ही नहीं है, हेयर प्रणाली दिया होता है, तो ये भी लिखें आप। और फिर आगे हेयर प्रणाली के आगे कोष्टक में लिखें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल, इंग्लिश में लिखें इसको ताकि आप इसको जान सकें कि वोट सिंगल होता है जो कि ट्रांसफरेबल होता है, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। ठीक है, लिखें अगली पंक्ति में, इस प्रणाली में पसंद के आधार पर उम्मीदवारों को वरीयताएं दी जाती हैं, पसंद के आधार पर उम्मीदवारों को वरीयताएं दी जाती हैं, अर्थात जितने उम्मीदवार होंगे वरीयताएं भी उतनी ही होंगी, अर्थात जितने उम्मीदवार होंगे वरीयताएं भी उतनी ही होंगी। लिखें आगे मतगणना, ये तो वोटिंग होती है, लिखें मतगणना, लिखें मतगणना में लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के उपरांत मतगणना करने से पूर्व अवैध मतों को निरस्त कर वैध मतों का एक न्यूनतम कोटा निकाला जाता है, एक न्यूनतम कोटा निकाला जाता है, न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। कोई प्रत्याशी तब तक विजेता घोषित नहीं होगा जब तक कि उसने न्यूनतम कोटा प्राप्त न किया हो, मतलब कि जीतने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है, आवश्यक है। और अगली पंक्ति में ये सूत्र लिख लीजिए, ऐसा कैसा सूत्र में थोड़ा सा अलग आगे वाली स्लाइड में लिखा देता हूं। न्यूनतम कोटा लिखें इसको साथ साथ, कुल वैध मत बटा 1+1 और इस रिजल्ट में एक और जोड़ दीजिए, ये न्यूनतम कोटा है। लिखें अगली पंक्ति में, मतगणना के प्रथम चरण में पहली पसंद के आधार पर मतों की गणना की जाती है, पहली पसंद के आधार पर मतों की गणना की जाती है। लिखें अगली पंक्ति में, पहले चरण में ही न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाला प्रत्याशी जीत जाता है। लेकिन यदि किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हुआ हो तो दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो जाती है, जिसमें उस प्रत्याशी को पराजित घोषित कर दिया जाता है जिसे पहले चरण में सबसे
कम मत मिले थे, जिसे पहले चरण में सबसे कम मत मिले थे तथा उसके मतों को दूसरी वरीयता के आधार पर, ध्यान रखें दूसरी, नेक्स्ट अवेलेबल चॉइस दूसरी है यहाँ पे, तो दूसरी वरीयता के आधार पर शेष उम्मीदवारों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। हस्तांतरित कर दिया जाता है। हस्तांतरित कर दिया जाता है। लिखें अगली पंक्ति में, यदि दूसरे चरण में भी किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हुआ हो तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। किसी एक प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। ठीक है, जब तक कि किसी एक प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। चलिए, यहां तक मामला ठीक है। लिखें, एक नोट करके लिखें अगली पंक्ति में। लिखें, अब तक हुए राष्ट्रपति चुनावों में केवल एक बार ही 1969 के चुनाव में, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना की आवश्यकता हुई। द्वितीय चरण की मतगणना की आवश्यकता हुई। स्पष्ट है एकदम। ये राष्ट्रपति का चुनाव हमने पढ़ा, यहां तक मामला ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हुआ, संपन्न हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 55 हमने पढ़ लिया। देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कार्यकाल। कार्यकाल में आर्टिकल 56 कहता है, और 56 में 3-4 बातें हैं, उन बातों को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आर्टिकल 56 कहता है कार्यकाल के संदर्भ में कि राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहेगा। तो सबसे पहली लाइन जो कही गई, सबसे पहली बात कही गई, वो कही गई कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। लेकिन ये 5 वर्ष की अवधि कहाँ से होगी? ये 5 वर्ष की अवधि शुरू होगी उसके पद ग्रहण की तिथि से, उसके शपथ ग्रहण की तिथि से, जो उसकी ज्वाइनिंग डेट होगी, वहां से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। दूसरी बात आर्टिकल 56 कहता है, और ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष की अवधि है, ये 5 वर्ष की अवधि यहाँ पे समाप्त हो रही है, तो इस कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले इस अवधि में ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। क्योंकि नए राष्ट्रपति का चुनाव उससे पहले हो जाएगा, तो जिस दिन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ 5 साल, उससे पहले ही हमें जो अगला राष्ट्रपति है वो उपलब्ध रहेगा। तो वो उसी तिथि को, जिस दिन वो हटेगा पुराने वाला, नए वाला उस दिन ज्वाइन कर लेगा। तो नए राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। एक बात और आर्टिकल 56 कहता है, और वो कहता है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति शपथ ग्रहण न कर ले, अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। तो नेक्स्ट राष्ट्रपति के, अगले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने तक वो पद पर बना रहता है। मतलब ये कि मान लीजिए 5 वर्ष की अवधि पूरी हो गई यहाँ पे, लेकिन किसी भी कारणवश, हालांकि ये कह रहा है चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन मान लीजिए कुछ भी कारण हुआ, कैसे भी हुआ, चुनाव नहीं हुआ, या चुनाव होने के बाद कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अगला राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अगला कौन होगा उसके कार्यकाल समाप्त होने के बाद, तब तक जब तक कि अगला राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है, तो ये कहता है कि वही राष्ट्रपति लगातार बना रहेगा। मतलब ये कि ऐसी विशेष परिस्थिति में उस राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है। कब तक?
जब तक कि अगला राष्ट्रपति अवेलेबल ना हो जाए। और फिर बाद में चौथी बात जो आर्टिकल 56 में कही गई वो उसके त्यागपत्र की बात है कि इस 5 साल की अवधि से पहले भी कोई राष्ट्रपति त्यागपत्र देकर, और त्यागपत्र वो संबोधित किसे करेगा, त्यागपत्र वो संबोधित करेगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र से अपना पद छोड़ सकता है। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। मान लीजिए आपके ऑप्शन में आए उपराष्ट्रपति में है ही नहीं, प्रश्न पूछा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, और आप ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं उपराष्ट्रपति, ऑप्शन में है ही नहीं, तब फिर आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शंस मैं देता हूं आपको। एक हुआ स्पीकर, स्पीकर का मतलब लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा हुआ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। तीसरा हुआ राज्यसभा का सभापति, और चौथा ऑप्शन हुआ वो हुआ प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, ये मान लीजिए 4 ऑप्शंस आपके आए। अच्छा, यहां ध्यान रखें, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो वो 4 ऑप्शंस आए, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो चूंकि स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित करता है, तो कुछ लोगों को तो लगता है इसे देगा वो डायरेक्ट, फिर उपराष्ट्रपति इस ऑप्शन में नहीं है तो। और कुछ लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा, जबकि ऐसा नहीं है, वो देगा राज्यसभा के सभापति को, क्योंकि आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा का सभापति ही क्या होता है, उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो एक खास बात ध्यान रखनी है आपको, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्रश्न आया, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए, मान लीजिए उपराष्ट्रपति पोस्ट पर नहीं है, तो क्या होगा? तो यदि उपराष्ट्रपति पोस्ट पर नहीं है, तो एक बार ये मामला आया था 1969 में, तब भारत के महान्यायवादी नरेन डे ने इस बारे में सलाह दी थी कि यदि ऐसी स्थिति हो कि उपराष्ट्रपति पोस्ट पे हो ही नहीं, उपराष्ट्रपति का पद ही खाली है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पत्र लिखेगा, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पद महत्वपूर्ण है। और उपराष्ट्रपति की टेबल पे वो जैसे ही त्यागपत्र पहुंचेगा, वो त्यागपत्र स्वीकृत माना जाएगा, क्योंकि उस पद महत्वपूर्ण है। तो लिखें आप कार्यकाल में अनुच्छेद 56, लिखें राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की तिथि से, या लिखें राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है। दूसरा लिखें, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। फिर तीसरा लिखें, लिखें कोई राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा, कोई राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति उपलब्ध ना हो, जब तक कि अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। ये लिख लीजिए, ये ठीक शब्दावली है, जब तक कि अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। और फिर चौथा लिखें त्यागपत्र, त्यागपत्र लिख के उसमें डस करके लिखें राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित करता है, जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित करता है। आज की क्लास जिसमें हमने राष्ट्रपति के चुनाव पढ़ा, कैसे होता है, और उसका कार्यकाल पढ़ा, समझता हूं मैं कि आपको ये क्लास शायद ये पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरी के पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रपति के चुनाव का, ये समझ आया होगा। शेष राष्ट्रपति की उन सब चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, और आशा करता हूं कि इन क्लासों से आप लाभ उठाएंगे इस समय में। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।